चाइना की सियासी हलचल को लेकर डिबेट लगातार जारी है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्वाति राय से। स्वाति, डिक्टेटरशिप की बात जो कि बता रहे हैं आसिफ रमीज, वो कह रहे हैं कि जहां डिक्टेटरशिप आती है वहां तो मुद्दों की बात रह ही नहीं जाती। ये तो 2018 में ही तय हो गया था। बिल्कुल विवेक, बिल्कुल ये देखिए क्रक्स है। अभी हम इसका चाहे जितना भी एनालिसिस कर लें, इसकी जितनी हम डायसेक्शन कर लें कि वहां पे सीसीपी में कितने एल्डर्स हैं और क्या हैं, देखिए कुल बात वहां पर ये है कि हु कॉल्स द शॉट्स। और सिंपल सी बात है कि जो जिस तरह का ऑटोक्रेटिक रिजीम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, वहां पे माओ के बाद सबसे पावरफुल जो लीडर कोई उभरा है तो वो शी जिनपिंग है। अब शी जिनपिंग जो है वो सीसीपी के जनरल सेक्रेटरी बने, चाहे कुछ भी बने, आप उनको किसी भी नाम से पुकारें, सच ये है कि वो वहां पे अपनी मनमानी करने वाले हैं और वहां पे उन्होंने अपने सारे डिसेंटर्स को हटा दिया है। और बहुत सारे मैं लगातार देख रही हूँ कि इस पे भी बड़ा डिबेट चल रहा है और हम लोग कुछ ऐसे बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कहीं जर्मनी में सरकार बन रही है और कोलिशन में कौन है और इसके बारे में चर्चा हो रही। इट डज नॉट मैटर इन चाइना। आप चाइनीज स्टेट का नेचर पहचानिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहां पे सरकार में एक्स नाम के व्यक्ति हैं या बी नाम के व्यक्ति हैं या वाई नाम के व्यक्ति हैं। वहां पे शी जिनपिंग के लॉयलिस्ट, देखिए आपको मैं एक उदाहरण देती हूँ, कुछ कुछ इस तरह के बड़ा सारा रेटरिक है कि उन्होंने उम्र को लेकर कुछ चेंजेस किए हैं कि खास उम्र के लोगों को ही वो अपने रखेंगे कैबिनेट में एक्सेट्रा। इट डज नॉट मैटर। आप अगर उसकी एनालिसिस को देखिए, शी जिनपिंग के जो लॉयलिस्ट हैं वही सरकार में जगह पाएंगे। और जिसको हम वहां पे सरकार कह रहे हैं वो जवाबदेह ऐसी सरकार नहीं है। अब यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो इस बात से इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं, तो आई रिस्पेक्ट द व्यू, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इसके लिए ही 10 साल से ये सारी जद्दोजहद चल रही है। हाँ, ये मैं जरूर मानती हूँ कि वहां पर जो लार्जर, जिसको कहते हैं कि आपको रिपोर्ट कार्ड आखिर किसी ना किसी को दिखाना पड़ता है, और चाइना में जो रिपोर्ट कार्ड चलता है वो चाइना में वहां की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस चलती है और दूसरा जिंगोइस्टिक रेटरिक चलती है। तो ये जो चाइना के झंडे पे 5 सितारे हैं वो बेसिकली चाइना के 5 रेसेस हैं जिनको ज्वाइन करना है, जिसमें ताइवान, हांगकांग और ये सब है। टाइम टू टाइम इनको उभारा जाता है, लेकिन इन सबके पीछे जो इंजन है वो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस का है। और शी जिनपिंग इस बात को लेकर खासे परेशान है क्योंकि चाइना में एक नहीं, एवरग्रांड का जिक्र हुआ, वहां पर और भी चीजों का जिक्र हुआ। वहां पे जो अगर आप देखेंगे कि जो अमीर और गरीबी में जो डिफरेंस है वो लगातार बढ़ रहा है, वहां पर और भी प्रॉब्लम्स है। मैन्युफैक्चरिंग एडवांटेज वो धीरे धीरे लूज कर रहे हैं। इस तरह की तमाम चीजों के साथ चाइना भी जूझ रहा है। ये अलग बात है कि चूंकि वो हमारी तरह डेमोक्रेटिक नहीं है, इस वजह से वो बहुत आराम से उसको बचा लेते हैं, छुपा लेते हैं। लेकिन हमें ये देखना है कि ये इकोनॉमिक परफॉर्मेंस वो कैसे वापस पटरी पर लेकर आते हैं, और यही है उनकी नहीं, वो तो बहुत मुश्किल है क्योंकि 100 से ज्यादा देशों के साथ डायरेक्ट टसल है सिर्फ लैंड को लेके। तो वो इकोनॉमिक क्राइसिस से उभरेंगे सिर्फ अपने दम पर, सिर्फ अपने मार्केट के दम पर, ये तो बहुत मुश्किल है। मेरे साथ वाहिद काशिर लगातार बने हुए। वाहिद काशिर, जो बात लगातार डिबेट में चल रही है, चाइना के आंतरिक मामले जो भी हो उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या जिनपिंग की वापसी दुनिया के लिए टेंशन का सबब? साउथ चाइना सी में जो हो रहा हम सभी जानते हैं, दुनिया के साथ साथ चाइना के लोगों के लिए भी टेंशन का सबब, चिंता का विषय। वाहिद काशिर जी। जी, मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। चाइना को, जिस तरह मुझसे पहली मोहतरमा ने बताया कि चाइना के अंदर जो खुद उसकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं वो उसको रिजॉल्व करने के ऊपर ज्यादा जोर दे रहे हैं। और आई थिंक कि दुनिया को उसके हवाले से ज्यादा फिक्रमंद नहीं होना चाहिए, बिकॉज उनका जो बुनियादी तौर पर जिसके ऊपर वो फोकस है वो अपने इंटरनल इश्यूज जो हैं, बिलखुसूस इलाकाई इश्यूज, उनको जो है रिजॉल्व करने की तरफ है। और जिस तरह मैं अपने लास्ट जो आपकी पार्टिसिपेंट है उनसे इत्तेफाक करता हूं कि इट डज नॉट मैटर कि वहां पे जो मौजूदा प्रेसिडेंट है वो रहेंगे या नहीं रहेंगे, बल्कि उनकी पॉलिसीज को कंटिन्यूस जो है जारी रखा जाएगा। और इसमें कोई शक नहीं है, बिकॉज वो जिस तरीके से अपना सिस्टम डिवेलप कर रहे हैं, अब आप देखिएगा कि कुछ वक्त लगेगा आपको, ताइवान जो है इट विल बी बिकम पार्ट ऑफ चाइना, बिकॉज उनकी ये डिसीजन बनाया हुआ है उन्होंने। और वो डिसीजन और आप इस बात का समर्थन कर रहे हैं? नहीं, आप इस बात का समर्थन करते हैं कि ताइवान को चाइना अपने कब्जे में ले ले? ताइवान एक आजाद मुल्क है, वो एक लोकतांत्रिक मुल्क है, उसकी आजादी का सम्मान होना चाहिए, समर्थन होना चाहिए। ताइवान इज नो रिकॉग्नाइज्ड कंट्री। नहीं, ताइवान इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड कंट्री, मगर इवन अमेरिका डजंट रिकॉग्नाइज, आपको भी पता है। वो इट इज अ पार्ट ऑफ चाइना। आप तो इसको भी मानते हैं, आपको भी मानना चाहिए।
नहीं, मैं इसका जवाब ले लेता हूं राकेश जी से। राकेश जी कह रहे हैं कि कल को ताइवान भी आप देखेंगे कि उधर आ जाएगा। तो जिनपिंग की यही पॉलिसी और इस बात को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। उन्होंने पहले संबोधन में भी कहा, ताइवान का जिक्र किया उन्होंने अपने इस कांग्रेस अधिवेशन के संबोधन में। राकेश जी। मैं 2-3 बातें कहना चाहूंगा। पहली बात है कि प्रेसिडेंट जी जिनपिंग की पॉलिसीज वो नहीं है जो डेंग जियाओपिंग, हू जंताओ, जियांग जेमिन की पॉलिसीज थी जो इकोनॉमी रिलेटेड थी। अभी हम इकोनॉमी हमको आदत पड़ गई है सुनने की कि चाइना की 10% ग्रोथ हो रही है, उनकी अगर ग्रोथ 3.5% होगी तो उनका कंट्री का बुरा हाल है। पॉइंट ये है कि प्रेसिडेंट जी जिनपिंग की पॉलिसीज पॉलिटिकल इन नेचर हैं, दे आर नॉट इकोनॉमिक इन नेचर। इट इज फॉर द पब्लिक, जो उनके लोगों का है। दैट इज वाई कॉमन प्रॉस्पेरिटी। क्यों कॉमन प्रॉस्पेरिटी उन्होंने बोला? इसलिए कि बोलते हैं पूरे पब्लिक के ऊपर। एक कम्युनिस्ट कंट्री किसी चीज से डरती है तो सिर्फ पब्लिक से डरती है। उनको सिर्फ पब्लिक और कम्युनिस्ट पार्टी की रिलेशनशिप का इशू है। और इनका 5 साल का फोकस ये रहा है कि कॉमन प्रॉस्पेरिटी करें, ड्यूअल सर्कुलेशन करें। जो इकोनॉमिक पॉलिसीज को जिन लोगों ने स्टडी किया है वो ये बोलते हैं कि उनको मालूम था कि एवरग्रांड के बाद में इकोनॉमी डाउन होगी। उनको मालूम था कि जब अलीबाबा 10 सेंट और दीदी के ऊपर प्रेशर आएगा तो इकोनॉमिक पॉलिसी कम होगी। पर पब्लिक को पैसा बराबर बांटना और पब्लिक की पॉवर्टी एलिवेशन सबसे बड़ा जरूरी तरीका था। इकोनॉमी $17 ट्रिलियन इकोनॉमी है, सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। उसकी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी जापान $5 to $6 ट्रिलियन है। उनके पास में कोई इकोनॉमी है ही नहीं है। पिछली नेक्स्ट 5 इकोनॉमीज मिला लो तो चाइना के बराबर नहीं पहुंचता आज भी। तो इकोनॉमी की बात ना करें, उनको अपने इंटरनल कंट्री को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, पहली बात। और ये जी जिनपिंग की पॉलिसी डेंग जियाओपिंग और हू जंताओ की पॉलिसी से नहीं माल खाती है। गलत हो सकती है, हिस्ट्री बोलेगी आगे जाके उनकी पॉलिसी गलत थी, पर आज उनकी पॉलिसी ये है कि इक्वालिटी हमारी पब्लिक में ज्यादा जरूरी है। कुछ अलीबाबा होने से या जैक मा होने से हमारी कंट्री बढ़ेगी नहीं, पब्लिक सब बढ़ेगी तो हमारी कंट्री बढ़ेगी। दैट्स अ पॉलिसी दैट दे हैव। रॉन्ग हो सकती है, दैट्स अ पॉलिसी। दूसरी बात, ताइवान जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। ताइवान जो है वो 1945, 49, 51 उस एरा से ताइवान अलग हुआ था, जो चियांग काई शेक ने जाके ताइवान एस्टैब्लिश किया था। अभी भी अमेरिकन अपनी एम्बिग्यूटी रखते हैं, क्यों नहीं बोलते हैं साफ कि ताइवान अलग मुल्क है। ताइवान को रिकॉग्नाइज करें, इंस्टेड ऑफ ट्रेड मिशन उसको ताइवान को रिकॉग्नाइज करें। क्यों अमेरिकन रिकॉग्नाइज नहीं करते? क्यों यूरोप रिकॉग्नाइज नहीं करता है? क्यों साउथ कोरिया, जापान कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता है? हर बंदे ने, हर कंट्री ने अपनी एम्बिग्यूटी बना के रखी है। इंडिया ने भी रिकॉग्नाइज नहीं किया है, हमारा मिशन नहीं है वहां पे ताइवान में। चाइना ने क्लियरली बोला है कि इस बार, आज से भी उन्होंने बोला है कि अगर पीसफुल रियूनिफिकेशन होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो मैं ताइवान के अगेंस्ट फोर्स का इस्तेमाल करूंगा। ये आज की स्पीच है, ठीक है, पार्टी कांग्रेस की। इसका मतलब है कि उन्होंने प्लान बनाया है। मेरे विचार में अगले 5 साल में ताइवान पे नहीं जा सकते, पर अगले 10 साल में ताइवान के ऊपर प्रेशर आने की उम्मीद है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।